Blessing Higher Secondary School, class 9th. We start our study. Lesson 5, motion and its rules. Page number 66. So continue our study. Inertia and mass. प्रीवियस क्लास में मैंने इससे अंडरस्टैंडिंग किया था आपको कि व्हाट इज़ द इनर्शिया. इनर्शिया क्या होता है. वी कैन सी दैट एवरी ऑब्जेक्ट रजिस्ट एनी चेंजेस इन इट्स स्टेट वेदर इट इज़ एट रेस्ट ऑफ द पोजिशन. ओके, ये इनर्शिया था आपका. तो इसमें क्या पढ़े थे हमने. इसमें हमने पढ़ा था वी कैन सी द एवरी ऑब्जेक्ट रजिस्ट एनी चेंजेस in its state whether it is rest or in motion. It does not want to change its state and want to remain in its initial state of motion. कोई भी ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल स्टेट में या समान रूप से जब वो मोशन कर रहा होता है तब तक रहता है जब तक कि उसमें हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना आरोपित करें. तो ये जो कैरेक्टर होता है ऑब्जेक्ट का वही उसका इनर्शिया कहलाता है. मतलब उसका जड़त्व का गुण कि वो एक जगह जमे रहता है बिना किसी फोर्स के. और मान लीजिए उस पर कोई बल फोर्स लगाया जाता है तो उसके अपोजिट में भी वो एक बल को वर्किंग करता है. मीन्स क्या हो जाएगा. सेवरल अदर क्वेश्चन अराइज फ्रॉम दिस फॉर द इंस्टेंट वी कैन आस्क वेदर ऑल द ऑब्जेक्ट हैव इनर्शिया. इफ यू देन आर वांट टू फैक्टर्स आर वैल्यू डिपेंड अपॉन एंड इट्स इनर्शिया फॉर ऑल ऑब्जेक्ट सेम. क्या सभी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया सेम होता है कि वो उसके मास पर डिपेंड करता है. मास पे डिपेंड करता है कि वो चीज़ कितनी भारी है, कितनी हैवी है या कितनी लाइट वेट की है. कराया था मैंने. एक बार इसको रिपीट किया जा रहा है आप लोगों को कि आप लोग को याद है कि नहीं. ठीक है. हाँ, अब इसके बाद है आप लोग का जैसे मैंने कहा था कि बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स पहले भी समझा चुकी हूँ मैं. बैलेंस अनबैलेंस फोर्स में ये था कि अगर दोनों तरफ से सेम रूप से हम फोर्स लगाएं तो जो बीच वाली वस्तु है वो वहीं की वहीं रहती है. एक मान लीजिए बीच में देखो टेबल के ऊपर एक गुटका रखा हुआ है. एक तरफ बी है एक तरफ ए है. धागा बांध दिए थ्रेड तो या रस्सी बांध दी है. तो दोनों रस्सी को सेम अगर फोर्स लगा के खींचेंगे दोनों तरफ से तो वो जो बीच वाला जो आपका ब्लॉक है वो इधर से उधर नहीं होगा. लेकिन अगर किसी एक तरफ फोर्स ज़्यादा हो गया, मान लीजिए बी तरफ का क्यू फोर्स है, ए तरफ का पी है पोजिशन उसकी, तो मान लीजिए क्यू ज़्यादा हो गया या पी ज़्यादा हो गया तो वो पी ज़्यादा होगा तो वो ए तरफ चले जाएगा, या क्यू ज़्यादा हो गया तो वो बी तरफ ज़्यादा बल हो जाएगा. तो राइट या लेफ्ट दोनों में से किसी एक साइड वो मूव करेगा. अगर किसी एक तरफ फोर्स जिस तरफ फोर्स ज़्यादा होगा उस तरफ वो क्या होगा, जो ब्लॉक है वो मूव कर जाएगा. ठीक है. तो ये इसके पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है. उसके अकॉर्डिंग ही हमने लगाया है पी ग्रेटर देन द क्यू. देन अगर दोनों तरफ बराबर है तो पी इक्वल टू क्यू हो जाएगा. ठीक है. और अगर क्यू ज़्यादा है तो क्यू में से पी माइनस हो जाएगा. राइट. ये सारी चीज़ें फोर्स अप्लाइड, कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम ब्लॉक पे फोर्स पर डिपेंड कर देगा जो लगाने वाला जो फोर्स है. उसके बाद इसी से निकल रहा है अपना फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन में ये था कि एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक अपने रेस्ट पोजिशन में रहता है या तब तक अपने यूनिफॉर्म मोशन एक समान चाल से चलते रहता है जब तक उस पर कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स को आरोपित या अप्लाइड ना किया जाए. ये फर्स्ट लॉ था. लेकिन इनर्शिया क्या था कि अगर इनर्शिया वो होता है कि किसी पे भी कोई ऑब्जेक्ट अपना तब तक अपनी मूल अवस्था में रहता है और अगर उस पर कोई लगाया भी जाता है तो वो उसका जड़त्व का गुण कहलाता है कि ऑब्जेक्ट जो चीज़ है वो अपनी जगह पे स्थिर अवस्था में रहती है. वो उसका जड़त्व का इनर्शिया का गुण है, इनर्शिया का कैरेक्टर है. बट उसी से फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन ये निकला कि अगर हम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स को ना अप्लाई करें, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स को जब तक अप्लाई नहीं करते हैं तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा सेम रहता है. उसकी स्पीड मोशन अधिकतम नहीं होती है. तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन था. लाइनर मोमेंटम क्या था. लाइनर मोमेंटम क्या था यानी लाइनर मोमेंटम में ये हो रहा था फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन से कि मोशन टेल फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन में ये बताया गया कि अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है ऑब्जेक्ट पे. ठीक है. तो देन दे आर इन चेंज द वेलोसिटी. जब वो आरोपित होता है एक्सटर्नल फोर्स तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है. दिस चेंज इन वेलोसिटी डिपेंड ऑफ द
फोर्स। तो ये जो वेलोसिटी जो चेंज होती है वो किस पे डिपेंड करती है कि हमने फोर्स कितना अप्लाई किया है। अब देखो लाइनर मोमेंटम, अगर हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, अगर हम फोर्स कम लगाएंगे तो वेलोसिटी कम होगी। तो ये लाइनर मोमेंटम है, ठीक है। इसके बाद हमारा निकल रहा था फोर्स एंड द चेंज इन द मोमेंटम। तो जितना ज़्यादा फोर्स मीन्स अगर तुम ज़्यादा समय तक फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, कम समय तक फोर्स लगाओगे तो उतना नहीं होगा। अगर हम ज़्यादा समय तक कार्य करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक दिया है कार की बैटरी डाउन है, अगर तुम कार को पीछे से धक्का मारते जाओगे तो कार आगे चलते जाएगी और ऑटोमेटिक कार स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसकी बैटरी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो चार्ज होने से क्या हो जाएगा, उसका वेग जो है, उसका मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाएगा, संवेग, क्योंकि मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी मतलब जो वेग है, जो उसका द्रव्यमान है, कार का द्रव्यमान और उसकी वेलोसिटी वो बढ़ते गया, वेग बढ़ते गया, तो उन दोनों की गुणनफल से क्या हो गया, उसका मोमेंटम चेंज हो गया। तो वो हो गया आपका फोर्स एंड द चेंज इन द मोमेंटम, कि फोर्स पे डिपेंड कर रहा है मोमेंटम, ठीक है, उसका परिवर्तन। अब सेकंड लॉ ऑफ द मोमेंटम क्या कह रहा था, सेकंड लॉ ऑफ द मोमेंटम ये, सेकंड लॉ ऑफ द मोशन ये हो रहा था कि द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन की दर of when the object is the directly proportional in the unbalanced force applied on the object, किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड फोर्स के समानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोमेंटम मीन्स मोमेंटम में चेंजेस की जो रेट होती है वो किसी ऑब्जेक्ट पर, ये किसी ऑब्जेक्ट पे जो अप्लाइड जो अनबैलेंस फोर्स होती है उसकी डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P2 माइनस P1 डिवाइड बाय द T2 माइनस T1। यहाँ एक चीज़ आपका छूट गया, हाँ ये लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं बोली कैसे छूट गया, ये यहाँ पे नहीं है, उसमें है ना। जहाँ पे P2 क्या है और P1 क्या है, मोमेंटम है। T2 T1 क्या है, टाइम इंटरवल है, ठीक है। फोर्स क्या है, फोर्स तो फोर्स ही है, F जो है वो फोर्स है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हट के क्या लग जाएगा, K का मान 1 आएगा, वो मैंने कल बता दिया था आपको ये चीज़, ठीक है, ये बता चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक, कल बताई थी ना मैंने आप लोगों को, यस और नो। अब इसके बाद हम जो अपना कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी स्टडी आज की, वो है थर्ड लॉ ऑफ द मोशन। थर्ड लॉ ऑफ द मोशन में था, थर्ड लॉ ऑफ द मोशन में कि क्रिया के प्रति, क्रिया के अपोजिट में क्या होती है। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, दो बॉल है ए और बी, अगर ए ने बी पे फोर्स लगाया तो बी भी ए पे क्या लगाएगी, फोर्स। यानी हर क्रिया के अपोजिट में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, अपोजिट में उसकी प्रतिक्रिया होती है। ए ने बी पे लगाया तो बी भी ए पे लगाएगा। इसका फॉर एग्जांपल यहाँ से आप समझ सकते हैं, यहाँ पे एक स्प्रिंग वाली बात है, आपका नहीं आया क्या इसमें थर्ड लॉ ऑफ द मोशन में, कि सेकंड लॉ ऑफ द, थर्ड लॉ, इसमें नहीं आया है, नहीं उसमें नहीं है। थर्ड लॉ ऑफ द मोशन में, टू अंडरस्टैंड द थर्ड लॉ ऑफ द मोशन लेट अस अंडरस्टैंड द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। यहाँ पे एक्टिविटी किया जा रहा है, देखिए ये एक्टिविटी क्या है, फिगर नंबर 5 देखिए, ये है फिगर नंबर 5, थर्ड लॉ ऑफ द मोशन। देखिए एक दीवार है, दीवार से एक स्प्रिंग ए बांधा गया है, उस स्प्रिंग ए से स्प्रिंग बी को जोड़ दिया गया। जब हमने बी को खींचा तो बी को खींचने से क्या हुआ, पहले ए खिंचाया फिर बी खिंचाया, और जब हमने छोड़ा तो बी ने ए पे प्रेशर भी डाला। पहले जब हम खींच रहे थे तो ए ने बी पे प्रेशर डाला था कि मुझे फैलना है, तू भी फैला आगे, और जब हमने छोड़े तो बी ने ए पे प्रेशर डाला कि मैं कंप्रेस हो रहा हूँ, तुम भी कंप्रेस हो जाओ। तो दोनों ही फोर्स एक दूसरे के अपोजिट में लगे थे। पहले अगर ए ने फोर्स लगाया तो राइट साइड, बी ने उस पर फोर्स लगाया तो लेफ्ट साइड। तो पहले राइट साइड लगा और लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड फोर्स ए पे लगा था, राइट साइड फोर्स बी पे लगा था। यानी फोर्स जो लगा वो अलग अलग डायरेक्शन में भी लगा और अलग अलग ऑब्जेक्ट पे भी लगा। पहले ए था फिर बी था, पहले ए पे फोर्स लगाएगा फिर बी पे फोर्स लगाएगा, पहले लेफ्ट फिर राइट, दोनों का डायरेक्शन अलग था, दोनों का ऑब्जेक्ट अलग थे, तो अलग अलग एक्शन हुआ। एक्शन के अपोजिट में रिएक्शन हुआ, एक्शन हुआ तो एक्शन के अपोजिट में क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। तो जब भी कोई भी क्रिया होती है तो एक्शन के अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन होता है। ये थर्ड लॉ में कहा जा रहा है कि कोई भी अगर आपके रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन के अपोजिट में क्या होगा,
एक्शन के अपोजिट में क्या होगा, रिएक्शन भी होगा। ठीक है, अगर कोई एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा। जैसे कोई आप लोग केमिकल देखते हो, रिएक्शन देखते हो, तो उसमें दोनों तरफ जहाँ रहती है एरो का चिन्ह, इधर भी जा रहा है उधर भी, मतलब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से मिलकर पानी बना लिया, पानी वापस आके गैस बना लिया, होता है ना। अगर वाटर बनता है तो वाटर फिर गर्म होकर क्या होता है, स्टीम बन जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो क्रिया दोनों तरफ हो रही है और अलग अलग हो रही है, अलग अलग डायरेक्शन में हो रही है। तो ये मोशन का क्या हो जाएगा, थर्ड लॉ हो जाएगा। तो इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी की गई है, देख लीजिए आप लोग। एक्टिविटी यहाँ पे देखो, कोलिजन किया गया है। आपके पास में क्या है, ए और बी दो बॉल है, जिसके वेट क्या है, एम ए है और एम बी है, जिसके मास क्या है, एम ए और एम बी। और ये कौन से वेग से, इनिशियल इनका जो वेलोसिटी वो कितनी थी, यू ए और यू बी थी। ए और बी दो बॉल है, ए और बी दो बॉल के मास जो है वो एम ए और एम बी है, और उसकी वेलोसिटी यू ए और यू बी है। ठीक है, उस पर जब ये यू और यू बी, और जब वो आपस में बिना किसी फोर्स के आपस में, मतलब में क्या हुआ, इसमें क्या अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन देम, देयर इज़ नो अनबैलेंस, कोई फोर्स उसमें नहीं लगाया गया। और ये जब अपनी इनिशियल वेलोसिटी से चल रही थी तो आपस में क्या हो गई, टकरा गई। फोर्स क्या हुआ, इसमें टकरा गई। दिस बॉल हिट्स इच अदर, दोनों एक दूसरे को मारी। फोर्स इसमें अप्लाई क्या हुआ, ए ने जब बी को मारा तो एफ ए बी निकला, और बी ने जब ए को मारा तो एफ बी ए निकला। जब ए ने बी को मारा तो एफ ए बी, और बी ने ए को मारा तो एफ बी ए फोर्स हुआ। देखो नीचे दिया है बी में। उसके बाद इनकी आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद फिर ये दूर हो गए, तो आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी क्या हुई, वी और वी बी। तो एम ए की वेलोसिटी क्या हो गई, वी ए, पहले क्या थी यू ए, अब क्या हो गई वी ए टकराने के बाद। और एम बी की वेलोसिटी क्या हो गई, एम बी की वेलोसिटी क्या हो गई, वी बी। तो यहाँ पे एम ए एम बी की वेलोसिटी आपकी हो गई वी बी। उसी पे आधारित है नीचे का अपना प्रूफ, जो आपको मैं बता रही हूँ चौक के द्वारा। ठीक है, ये देखिए, पहला ये जो दो बॉल थी, ये दो बॉल, पहले इसका क्या था मास, ये ए थी ये बी थी। इसका मास क्या था एम ए, और इसका मास क्या था एम बी। ठीक है, एम बी था। इसका फोर्स क्या था, ए ने बी को जब मारा तो एफ ए बी, और जब बी ने ए को मारा तो क्या हो जाता था, बी ने ए को हिट किया तो एम एफ बी ए। ठीक है, तो अब आप लोग को एफ ए बी, जब ये इधर से मारेगा तो ये सीधा कहलाएगा एक्शन, और इसके अपोजिट जब हो जाएगा तो ये रिएक्शन। तो रिएक्शन माइनस होता है, और ये सीधा मारेगा तो प्लस हो जाएगा। तो जब सीधे मारे तो प्लस और वापस मारे तो माइनस, तो दो फोर्स हुआ। तो एफ क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू, आपने सेकंड लॉ से क्या पढ़ा है, P1 P2 माइनस P1 और डिवाइड बाय द T2 माइनस T1 किया है आपने। तो उसी के सिद्धांत के अनुसार अपन क्या लिख देंगे, यहाँ पे मैंने जो लिखा था P2 माइनस P1, तो यहाँ पे जैसे था सेकंड लॉ में P2 माइनस P1 डिवाइड बाय द T2 माइनस T1 था, जिसको हम क्या लिख रहे थे, डेल P डिवाइड बाय द डेल T लिखते थे, पता था। तो डेल P का मतलब क्या था, P का मतलब M इंटू वी था। P का मतलब क्या था, M इंटू वी। लेकिन मास चेंज होता है कि कभी भी नहीं होता, वेलोसिटी चेंज होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए बी इक्वल टू क्या लिख देंगे, M लिखेंगे और क्या लिखेंगे, V लिखेंगे डिवाइड बाय द T लिखेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा जा रहा है, M ए बी है तो ए बी, यानी ए ने बी को मारा, तो ए ने बी को मारा तो क्या हो जाएगा, M B V B वेलोसिटी माइनस यू बी। क्यों हुआ, एक टकराने के पहले का वेलोसिटी और एक टकराने के बाद की वेलोसिटी चेंज हुई, इसलिए डिवाइड बाय द टी। तो एम बी क्या है, ए ने बी को मारा, तो ए जब बी को मारेगा तो एम बी को मारा है ना, ए ने बी को मारा मतलब एम बी को मारा, तो एम बी को मारा एम बी और टकराने के पहले,
टकराने के बाद ज़्यादा बोलते हैं और टकराने के पहले कम, तो बी बी में से यू बी माइनस होगा, क्योंकि ये इनिशियल है और ये फाइनल है। ये इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल यानी शुरुआत की, और ये फाइनल वेलोसिटी यानी बाद की, और डिवाइड बाय द टी। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, जब उसने वापस उसको मारा तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ बी ए, माइनस एफ बी ए हो जाएगा। तो एफ बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, एम ए वी ए, यहाँ जहाँ बी था वहाँ ए आ जाएगा, यू ए डिवाइड बाय द टी। ये दो चीज़ को आपको बस याद रखना है, ये और ये दो चीज़ को याद रखने के बाद अब आपका आ जाएगा एफ ए बी माइनस एफ बी ए। इसी सिद्धांत पे फिर इतने के जगह पूरा इतना रख देंगे और इतने के जगह इतना रख देंगे, ठीक है। इतने के जगह क्या रख देंगे, एफ बी के जगह ये पूरा इतना वैल्यू और इतने के जगह इतना वैल्यू रख देंगे। फिर दोनों में क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे। क्या कॉमन निकलेगा, टी, दोनों का क्या निकलेगा, टी कॉमन, और ये दोनों जैसा का तैसा रहेगा, ठीक है। अब देखो बाकी बुक में, तुम लोग अपने बुक में देखिए, टी कॉमन निकल गया तो ऊपर का डिनोमिनेटर बचा, न्यूमरेटर बचा, मीन्स ये दोनों का टी कॉमन निकल गया, ये दोनों का न्यूमरेटर बचा न्यूमरेटर। फिर न्यूमरेटर जब बचा तो क्या करेंगे, माइनस माइनस को एक तरफ कर देंगे, प्लस प्लस को एक तरफ कर देंगे। मीन्स क्या है, पहले ये बाहर वाले का मल्टीप्लिकेशन अंदर वाले से कर लेंगे, एम बी वी बी, एम बी यू बी, फिर एम ए वी ए और एम ए यू ए, यानी अंदर से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये बन जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन हुआ और ये आ गया। अब इसमें ये वाला पोर्शन माइनस है और कौन सा पोर्शन माइनस है, ये वाला, तो ये माइनस और ये माइनस, तो यहाँ पे बी था, यहाँ पे भी बी था, तो ये ए वाले भाग को उठा के यहाँ कर देंगे, ठीक है, और ये बी वाले भाग को उठा के यहाँ कर देंगे। ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका फाइनल मिल गया, ठीक है। देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो बताइए, बोर्ड में समझा देती हूँ इसको भी। पहले देख लीजिए आप, यहाँ से टी कॉमन निकाल लिया हमने, टी कट गया, हाँ, फिर ये मल्टीप्लिकेशन हुआ अंदर में, तो फिर मल्टीप्लिकेशन अंदर में ये एम बी वी बी हुआ, सेम देख लीजिए, एम बी वी बी हुआ, मेरा पेन पकाया पता नहीं छोड़ दी, ये देखो ये एम बी वी बी, फिर ये एम बी माइनस यू बी, यही आया, यू बी पास उतार दिए हैं, एम ए वी ए, फिर एम ए, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे भी होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे भी होगा, तो एम ए यू ए, ये देखो ये लिख दिए, फिर दोनों तरफ ए है, ये दोनों तरफ बी भी है, तो ए बी दोनों तरफ होना चाहिए, तो माइनस ए वाले को इधर लाएंगे तो ये देखो ये प्लस होगा, और इसको उठा के ये सेकंड वाला, फर्स्ट वाले को उठा के इधर कर दिए, फिर और इधर कर दिए, और ये सेकंड वाले को उठा के इधर डाल दिए, ये देखो ये आ गया प्लस, बस हो गया और कुछ नहीं है। तो इससे ये पता चलेगा मोमेंटम आफ्टर क्लोजन, मतलब मोमेंटम बिफोर क्लोजन, मतलब जो मोमेंटम है वो कोलिजन के बाद भी उतना ही था कुल मोमेंटम। ये जो दोनों बाल का टकराने के पहले समय सेम उतना ही था जो टकराने के बाद जितना मिला कुल टोटल में, इनके मतलब टकराने के बाद इनके खुद के अपने अपने मोमेंटम चेंज होते हैं। ए का मोमेंटम चेंज हुआ, माइनस हुआ था ना भाई, ये देखो ये माइनस हुआ था, यहाँ पे माइनस हुआ था, अलग अलग, मतलब अलग अलग बॉल का मोमेंटम, लेकिन जब हमने मिला दिया उसको तो दोनों का प्लस प्लस ही आ गया। मिलाए मतलब कि इसका ए इधर ला दिया, इसका बी इधर ला दिया, उसको मिलाना बोलते। तो टोटल मोमेंटम यानी समेत दोनों बॉल को टकराने के पहले मोमेंटम सेम था, कुल टोटल समेत सेम था, जो टकराने के बाद भी कुल सेम है, लेकिन इन लोग के समेत चेंज हुए, लेकिन सिंगल सिंगल अपने अपने में चेंज हुए, मतलब ए का बस चेंज हुआ और यहाँ बी का चेंज हुआ, लेकिन जब दोनों को इधर का इधर डाल दिए, इधर का डाल के मिला दिए तो दोनों प्लस आ गए, आए दोनों प्लस, तो मोमेंटम चेंज हुआ क्या, नहीं। तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम बिफोर कोलिजन, दैट इज कॉल्ड द थर्ड लॉ ऑफ द मोशन। ओके, ये प्रूफ है जो कल बताई थी, वो सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, खूब अच्छे से करना। थर्ड लॉ ऑफ द मोशन को खूब अच्छे से करना, फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन को खूब अच्छे से करना, वेरी इंपॉर्टेंट। देन देयर न्यूमेरिकल क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मच, सो बार बार करके देखना, क्योंकि ये चैप्टर में यही चीज़ इम्पोर्टेंट है। ओके।